मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एंजाइम्स को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक 9.11 में द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट में क्या है? लिविंग स्टेट एक्चुअल में ये लिविंग सिस्टम को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है। जैसे देखो कि हम लोग जानते हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड द 10 to 1000 ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। लगभग 10 से 10,000 डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिस चीज़ को सिंपली अपन क्या कह सकते हैं, मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं या फिर बायो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। आई बात समझ में? अब जरा देखो कि इसके जब प्रेजेंट कंसंट्रेशंस के बारे में बात करोगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। जैसे एग्जाम्पल कि जो ब्लड कंसंट्रेशन है ग्लूकोज का नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल में, वो एक्चुअल में 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर के 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक होता है। याद रख लेना कितना होता है, ये वीवीआई है। ब्लड का कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना होता है, 4.2 से लेकर के 6.1 मिलीमोल पर लीटर। जबकि हार्मोन वुड बी द नैनोग्राम पर मिलीलीटर, यानी बहुत कम होता है। हार्मोन्स अगर बात करोगे ना तो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स एक्चुअल में केमिकल मैसेंजर है और ये केमिकल स्टिम्युलेटर्स है। तो ये क्या करता है, ट्रिगर कर देता है किसी भी चीज को, है ना। देखो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम का ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल। क्या करता है, स्टेडी स्टेट में कैरेक्टराइज्ड होता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि दीज मॉलिक्यूल्स आर मेटाबॉलिक फ्लक्स। ये क्या होते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स होते हैं। और एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस, क्या चीज़, कोई भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो मूव करता है स्पॉन्टेनियस टू इक्विलिब्रियम, और जिसमें कि द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब ये केमिकल रिएक्शंस में समझो कि स्टेडी स्टेट्स में क्या होता है कि काफ़ी फास्ट इंस्टेंटेनियस वैसा होता है ना, ताकि वो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके। इस वजह से कोई भी रिएक्शंस फास्ट होता है। लेकिन स्टेडी स्टेट का रिएक्शंस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता होना चाहिए, वन शुड रिमेंबर फ्रॉम द फिजिक्स दैट अ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। वो क्या करता है, वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। कारण उसके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंटिन्यूअस, और दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच नहीं पाएगा। और हैंस द लिविंग स्टेट इन एन इक्विलिब्रियम इज अ स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। वो क्या होगा, वर्क करने के लिए, मतलब कि लिविंग स्टेट में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट जो होगा वो परफॉर्म कर सकता है किसी भी टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे किसी भी बॉडी का प्रोसेस जो है उसमें कंटिन्यूअस एफर्ट चलता रहता है, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम से बचा जाए। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम अगर मानो ना तो रेस्ट मान लो कि अगर बॉडी बैलेंस हो जाए तो कोई काम करेगा क्या, नहीं करेगा। मान लो अभी अपन सांस ले रहे हैं, सांस लेते लेते अगर बॉडी में O2 CO2 का कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाए तो अपनी तो लंका लगनी है ना बेटा। समझो, बेसिक टर्म समझो ना, कि अगर कोई भी दिख रहा है आपको, अगर वो सांस ले रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और CO2 का क्या चीज है, बैलेंस नहीं है। इसी वजह से तो सांस कंटिन्यूअस ले रहा है। लेकिन अगर बैलेंस हो जाएगा तो सांस लेगा क्या, नहीं लेगा। यही कारण है कि कहते हैं कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एबल टू परफॉर्म वर्क, है ना, क्योंकि हमेशा कंसंट्रेशन बना होना चाहिए। देखो
दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट, जिसमें मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या करता है? प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड हेंस द लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म इज सिनोनोमस। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म का यहाँ पर कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम। समझिए, ऑलमोस्ट एंजाइम में ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। मैंने कुछ ही देर पहले बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यही बोला था। देखा जाए, जिसमें कि कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि आरएनए बिहेव करता है एंजाइम के जैसा, उसका नाम क्या पड़ता है? राइबोजाइम पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं डिपिक्ट करते हैं एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। जब भी अगर आप उसे डायग्रामेटिक ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एंजाइम है। लेकिन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंजाइम के तरह किसी का भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें कि एक एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि एंजाइम किसी भी प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर का जैसा हो सकता है। आप जानते हो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, जैसे व्हेन यू लुक द टर्शियरी स्ट्रक्चर, फिगर 9.4b याद आ रहा है? You will notice the backbone of protein folded upon itself and the chain crisscross itself, and hence many services or the pockets are made। मतलब क्या है कि जब वो क्रिस क्रॉस हो गया तब क्या रहा कि उसमें पैकेट्स और सर्विसेज बन गए, है ना। और उस पॉकेट को क्या कहते हैं अपन? एक्टिव साइट कहते हैं। देखो, एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम का सर्विसेज होता है, ये सब क्रीविसेज होता है या पॉकेट होता है इसके बिहाफ पर, जिसमें सबस्ट्रेट क्या होता है? फिट होता है। क्योंकि समझो, अब सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शंस में एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। समझो, एंजाइम पार्टिसिपेट करता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन और वाटर को मिलाया तो पानी बन गया, ठीक है, तो उसके साथ साथ कैटलिस्ट भी नहीं होता है। ये आगे भी समझाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग अटक रहे हो इस मैटर पे। देखो, ये एक बताया था ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में, साथ साथ पानी है। अब इसके साथ साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ना, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रहा है। बोलिए हाँ या ना। कार्बोनिक एसिड बना रहा है। तो देखो, सिर्फ सबस्ट्रेट इस्तेमाल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, ना कि एंजाइम इस्तेमाल होंगे, जिसे कैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट पे कैटेलाइज करेगा रिएक्शंस एट अ हाई रेट, रिएक्शंस को हाई रेट से कैटेलाइज कर देगा। और एंजाइम कैटलिस्ट डिफर होता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके से। बट सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है? सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस होता है जो मेंशन करवाना पड़ता है एंजाइम और कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। बोलो क्या चीज? कि दोनों के दोनों ऑलिगो डायनेमिक होते हैं। ऑलिगो डायनेमिक का मतलब रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन मेजर डिफरेंस, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंट करता हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर,
जबकि एंजाइम जो हो जाता है डैमेज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। याद है, एंजाइम आइसोलेटेड होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु इज नॉर्मली लीव अंडर द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, जैसे हॉट वेंट्स, सल्फर स्प्रिंग, ये सब पे स्टेबल होते हैं। लेकिन कैटालाइटिक पावर जो होता है हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, सुटेबल होता है, जिसे थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क, आप एंजाइम एंड कैटलिस्ट में, ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दोनों क्या करोगे, लिखोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? अब देखो केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये सब खत्म कर लोगे, ये सब खत्म कर लोगे तो बहुत जल्दी हम लोग एंजाइम का कन्वर्सन पे आ सकते हैं। जैसे देखो एंजाइम कैसे वर्क करता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि केमिकल कंपाउंड टू टाइप के चेंजेस जाते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस, जिसमें कि चेंजेस किसमें होता है, शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें फिजिकल प्रोसेसेस जो है इज अ चेंज इन अ स्टेट ऑफ अ मैटर, वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है। जैसे आइस मेल्ट किया वाटर में और वाटर फिर वेपर में बन गया, ये सारे फिजिकल प्रोसेस रहे। जैसे जब बॉन्ड टूटता है तब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल दिख रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट वाटर में। ये एक्चुअल में एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो सिमिलर है कि स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हुआ, फॉर्म क्या किया, ग्लूकोज, वो भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस रेफर होता है अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। दिख रहा है, रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। रेट को आप वेलोसिटी भी कह सकते हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। रेट फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर से भी, साथ साथ अदर फैक्टर से भी। क्योंकि देखो रेट है ना जी, रेट का मतलब क्या हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है। तो एफिशिएंसी अगर किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का बताओगे तो वो टेम्परेचर से भी हो सकता है, फैक्टर से भी हो सकता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने कैटलिस्ट का देखा था। आई बात समझ में? जनरली ऑफ अ थंब इज दैट द रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंजेस इन आइदर डायरेक्शन। मतलब रेट डबल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। आइदर 10 डिग्री सेल्सियस अप हो, आइदर 10 डिग्री सेल्सियस डाउन हो, जिसमें catalyzed reactions proceed rate vastly higher than the uncatalyzed one, जिसमें कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है जिसमें रेट वुड बी द वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एसिड। याद आया? ये हमारे आरबीसी के अंदर होने वाला रिएक्शन है और आरबीसी के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम को अपन कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। जैसे देखो अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो गया तो ये स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगा कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन का। तकरीबन 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फॉर्म करता है पर आवर बाय यूजिंग एंजाइम विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है ड्रामेटिकली, 6 लाख मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड
एवरी सेकेंड। ये है कैटलिस्ट का एग्जाम्पल कि ये कैटलिस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एंजाइम एक्सेलरेट कर दिया ना, रेट कर दिया कितना, 10 मिलियन टाइम्स। इसी चीज को पावर ऑफ एंजाइम कहते हैं, जो कि हमें कंटिन्यूअस रिक्वायर होता है। सेम चीज 1000 ऑफ अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि कैटेलाइज कर रहा है किसी भी टाइप का केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, जिसे मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी स्टेप्स, जिसमें कि स्टेप्स जो होते हैं ये कैटेलाइज्ड होते हैं सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम से, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। समझो, एग्जाम्पल है ग्लूकोज प्लस 2 पायरुविक एसिड फॉर्म करता है C6H12O6 वाटर और फॉर्म ट्वाइस C3H4O3 और ट्वाइस H2। ये एक्चुअली में एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तकरीबन 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है। जैसे व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर नंबर 14, प्लांट का पार्ट है, उसमें हम लोग ये सब रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में कि ग्लूकोज कैसे पायरुविक एसिड में टूट रहा है, यानी 6 नंबर ऑफ कार्बन 3 नंबर में बन रहा है। जैसे देख लो, एट दिस स्टेज यू शुड नो द वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद द 1 और 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव राइज टू द वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। मतलब 1 और 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन से वेराइटीज़ ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स में अगर एनाएरोबिक कंडीशन हो तब लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिस वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है, जबकि नॉर्मल कंडीशंस रहे तो पायरुविक एसिड फॉर्म कर जाता है। सेम चीज़ यही एग्जांपल है कि एक एथलीट हो, एथलीट अगर रन करेगा ना तो इसके मसल्स में पायरुविक एसिड बनेंगे, लेकिन नॉर्मल बंदा अगर रन करेगा ना तो इसके मसल्स में क्या फॉर्म करेंगे? बोलिए, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेंगे। कारण पता है बेटा ये क्यों? ये प्रैक्टिस के वजह से। प्रैक्टिस करते करते ये अपने बॉडी को एथलीट मॉडिफाई कर लिया और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करवा दिया। यही कारण है कि नॉर्मल ह्यूमन नहीं करवा पाए। जबकि ईस्ट में देखो, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सेम पाथवे लीड होता है, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, और हैंस इन अ डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं? पॉसिबल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा।